नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एनडीए शासित राज्यों की बैठक है, जहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक है, जहां पे ऑपरेशन सिंदूर और जाति जनगणना पर होगी चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर आज एनडीए शासित राज्यों की बैठक है और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर और जाति जनगणना पर होगी चर्चा। और अब नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक, जब बैठक में बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑपरेशन सिंदूर को एक बार की पहल नहीं माना जाना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है और बैठक में बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑपरेशन सिंदूर को एक बार की पहल नहीं माना चाहिए। दरअसल नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को एक बार की पहल नहीं माना चाहिए और हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमें नागरिक तैयारियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को आधुनिक बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में किए गए मॉक ड्रिल ने नागरिक सुरक्षा की ओर हमारा ध्यान फिर से आकर्षित किया है। वही राज्यों के नागरिक सुरक्षा तैयारियों को संस्थागत बनाना चाहिए, जहां मुख्यमंत्री और उप राज्यपालों ने ऑपरेशन सिंदूर की सटीक और लक्षित हमलों के लिए प्रशंसा की, जिसके कारण आतंकी ढांचे नष्ट हो गए। उन्होंने एक स्वर में प्रधानमंत्री के नेतृत्व और सशस्त्र बलों की वीरता की प्रशंसा की है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर की दिशा में किए गए प्रयासों की भी प्रशंसा की, जिसने रक्षा बलों को मजबूत किया है और हमारी क्षमताओं में विश्वास बढ़ाया है, और नीति आयोग ने इसकी जानकारी दी है। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरा है। आज से 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरा है। आज से 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। बड़ी खबर, जहां 2 दिवसीय महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और अब अगली खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां एनडीए शासित राज्यों की बैठक है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शामिल हुए हैं। वहीं पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस बैठक के लिए पहुंची हैं। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली एनडीए की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल हुए हैं। साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत एनडीए के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बताई जा रही है, जहां एनडीए शासित राज्यों की बैठक, और इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली एनडीए की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल हुए हैं। साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत एनडीए के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और अब अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक, और बैठक में बोले हैं नीति आयोग के सीईओ बी.आर. सुब्रमण्यम, जहां भारत ऐसे चरण में है जहां यह बहुत तेजी से विकास कर सकता है। दरअसल नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद नीति आयोग के सीईओ बी.आर. सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत एक ऐसे चरण में है जहां यह बहुत तेजी से विकास कर सकता है, जैसा कि अतीत में कई देशों ने किया है। इसे देखते हुए साथ ही भारत को अगले 20 से 25 वर्षों के लिए
जनसांख्यिकीय लाभांश का वरदान मिला है, जिससे हम तेजी से विकास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से अपने स्तर पर विजन दस्तावेज तैयार करने का आह्वान किया है। यह भारत के विकास में पहले से ही दिखाई दे रहा है। मैं जब बोल रहा हूं तब हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में हैं, जहां पर मैं बोल रहा हूं कि तब हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। और यह मेरा डेटा नहीं है, ये IMF डेटा है। जहाँ भारत आज जापान से बड़ा है, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी ही बड़े हैं। और अगर हम जो सोचा जा रहा है उस पर टिके रहते हैं तो ये अगले 2.5 से लेकर 3 वर्षों की बात है। वहीं हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और इससे प्रधानमंत्री द्वारा यह आह्वान करने का कारण यह है कि यह एक लंबी यात्रा है और हमारे पास है। ऐसा करने में मुझे लगभग 25 साल लग गए। चार देशों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने कहा है कि बहरीन और भारत के बीच गहरे और दीर्घकालीन संबंध हैं। मैं बहरीन सरकार को उसके द्वारा अपनाए गए निरंतर रुख के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। हम हाल में घटनाक्रमों के दौरान बहरीन द्वारा की गई कड़ी टिप्पणियों की भी सराहना करते हैं। और हम एक मुश्किल समय में यहाँ हैं, जहाँ एक तरफ भारत अब बहुत अच्छा कर रहा है। हम दुनिया भर में दोस्ती, व्यापार और रिश्ते बढ़ा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में 26 पुरुषों को उनकी पत्नियों, बच्चों के सामने ही उनके धर्म की पुष्टि करने के बाद मार दिया गया था। जब भारत ने ऐसे कई भयानक आतंकवादी हमलों का सामना किया है। और आतंकवाद एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करता है। हमारी समस्या यह है कि हमारे सभी आतंकी हमले हमारे पश्चिम में स्थित है और एक पड़ोसी द्वारा समन्वित किए जाते हैं। प्रतिनिधिमंडल नेतृत्व कर रहे बैजयंत पांडा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात करते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि मैं निरंतर रुख के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं प्रधानमंत्री मोदी का, जहां हम हाल में घटनाक्रमों के दौरान बहरीन द्वारा की गई कड़ी टिप्पणियों की भी सराहना करते हैं। और हम एक मुश्किल समय में हैं और एक तरफ भारत अब बहुत अच्छा कर रहा है। हम दुनिया भर में दोस्ती, व्यापार और रिश्ते बढ़ा रहे हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले में 26 पुरुषों की उनकी पत्नियों, बच्चों के सामने ही उनके धर्म की पुष्टि करने के बाद मार दिया गया था, जब भारत ने ऐसे कई भयानक आतंकवादी हमलों का सामना किया है। और आतंकवाद एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। हमारी समस्या यह है कि हमारे सभी आतंकी हमले हमारे पश्चिम में स्थित एक पड़ोसी द्वारा समन्वित किए जाते हैं। मनामा बहरीन से बताए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के चलते प्रतिनिधिमंडल विदेश का दौरा कर रहा है और इस दौरे के दौरान वहां पर ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सभी जानकारियां वहां पर बताई जा रही हैं कि आखिर किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने ऑपरेशन चलाया था। वहीं पर आपको बता दें कि प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे बैजयंत पांडा मनामा बहरीन पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए इस ऑपरेशन को लेकर वहां पर बातचीत की। और उन्होंने कहा कि इस आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस तरीके की जो कार्रवाई की गई है, काफ़ी उसकी सराहना करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सेना ने इस पर काम किया है, उस सेना को लेकर भी मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उसी के साथ उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व कर रहे बैजयंत पांडा ने ऑपरेशन से जुड़ी सभी बातें वहां पर सामने रखी कि किस तरीके से वहां पर काम किया गया। उसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि आतंकवाद को कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है, चाहे कोई भी देश हो। वहीं भारत ने भी उसी आतंकवाद का जवाब दिया है।
पहलगाम की बैसरन घाटी में एक महीने पहले कत्लेआम मचा, जहां आतंकियों ने बेकसूर लोगों का धर्म पूछ कर परिवार वालों के सामने गोली मारी। और इस घटना के बाद पूरे देश में आतंक के खिलाफ काफी रोष देखने को मिला। जब भारत सरकार की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की गई, वहीं कार्रवाई के दौरान हमने पाकिस्तान में आतंकी और सैन्य ठिकाने तबाह होते हुए देखे, तो वहीं सीज फायर के बाद शांति भी। और इस दौरान कई सवाल उठे, लेकिन उसका सीधा जवाब नहीं मिला। मसलन पहलगाम हमले के बाद हमलावर आतंकी कहाँ हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने राफेल खोए? और क्या ट्रंप ने कराया था सीज फायर? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पहलगाम हमले को एक महीना, उलझे कई सवालों के जवाब। पहला सवाल, क्या एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को दे दी थी? तो आपको बता दें कि ये सवाल 15 मई को एस जयशंकर के एक बयान से खड़ा हुआ है। Because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पूछा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि उसने हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी थी कि वे आतंकवाद पर कार्रवाई करने वाले हैं। उन्हें किसने यह अधिकार दिया है? इसके चलते हमें कितने वायुसेना के विमान गंवाने पड़े? इस पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसे दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है कि ऑपरेशन से पहले कार्रवाई की जानकारी दी गई है। वहीं इस पर डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत में ही पाकिस्तान के डीजीएमओ को बता दिया होगा कि वे आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है। ये कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी था ताकि पाकिस्तान इसे भारत की तरफ से पूर्ण युद्ध की शुरुआत न माने। इसलिए महज 25 मिनट में ऑपरेशन खत्म हो गया। इतने कम समय में पाकिस्तान ना तो आतंकियों को भगा सकता था और ना ही भारत के हमले रोक सकता था। अब दूसरा सवाल, क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने राफेल विमान खोए? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 7 मई को देश की संसद को संबोधित करते हुए सांसदों को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर हमले किए थे। अपने बयान में शरीफ ने कई विरोधाभासी दावे किए, जिसमें दर्शाया गया कि कैसे पाकिस्तानी प्रतिष्ठान गलत सूचना और दुष्प्रचार की रणनीति के माध्यम से एक साहसिक मोर्चा बनाए रखने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सेना के जनरलों की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने देश का सम्मान बहाल किया है। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होंगे, हम तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। वहीं 11 मई को सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राफेल गिरने पर सवाल पूछा गया, तो एयर मार्शल ए.के. भारती ने ना तो इसे स्वीकार किया और ना ही इनकार किया। उन्होंने बस इतना कहा कि हमारे सारे पायलट घर सुरक्षित जा चुके हैं। वही डिफेंस एक्सपर्ट की राय है कि किसी भी तरह के संघर्ष में नुकसान दोनों तरफ होता है, लेकिन पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के हवाले से राफेल गिरने की बात कही है। मीडिया आज हर जगह है। अगर सच में राफेल गिरा होता तो तस्वीरें जरूर होती और चर्चा होती, जो नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इससे भी जरूरी है कि भारत अपने ऑपरेशन में कामयाब रहा, तो इसका जवाब हाँ है।
वहीं कुछ ऐसे सवालों के जवाब होते हैं जिसे गोपनीय रखना जरूरी होता है, जिससे दुश्मन में एक अजीब सा संशय बना रहे। अब तीसरा सवाल, क्या ट्रंप ने भारत पाकिस्तान में सीज फायर करवाया? भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों से संघर्ष जारी था। अचानक 10 मई की शाम 5:25 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक घोषणा की। उन्होंने लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका की तरफ से पूरी रात की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान तत्काल पूरी तरह से सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। इस बयान के थोड़ी देर बाद भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर कंफर्म कर दिया। पाकिस्तान ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, लेकिन भारत की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, जिसके बाद राजनीति हावी होने लगा। लोग अपने अपने राय बनाने लगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका सीज फायर में तो था, लेकिन भारत ने दबाव में आकर सीज फायर नहीं किया है। ट्रंप ने केवल फोन पर बात की और सीज फायर का क्रेडिट ले गया, जबकि भारतीय विदेश सचिव का साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत के डीजीएमओ को फोन आया, जिसमें गोलीबारी को रोकने के लिए गुहार लगाई गई और इसके बाद सीज फायर की गई है। अब आते हैं आखिरी सवाल पर, पहलगाम हमला करने वाले 4 आतंकियों का क्या हुआ? तो आपको बता दें कि बायसरन घाटी में हमला करने के बाद 4 आतंकी जंगल की ओर भाग गए थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 24 अप्रैल को हमले में शामिल आतंकियों की पहचान कर 3 स्केच जारी किए थे और इन सभी पर 20 लाख का इनाम भी रखा गया था और आतंकियों को खोजने का संयुक्त अभियान चल रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि वे इलाका बेहद दुर्गम है। कार्रवाई के डर से आतंकी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं और उन्हें लोकल सपोर्ट भी मिल रहा है। हालांकि एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि आतंकी सीमा पार अभी तक नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनका पकड़ा जाना तय है। तो ये थे उन सवालों के जवाब जो 1 महीने से आपके जहन में घूम रहे होंगे। कुछ सवालों के जवाब मिले तो कुछ को समय के साथ सुलझना है, लेकिन एक बात साफ है कि भारत आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर रहा है और आगे भी कर। पहलगाम हमले को एक अब खबर दिल्ली से है, जहां संडे ऑन साइकिल आयोजन पर बोले हैं मनसुख मंडाविया, जहां उन्होंने कहा कि संडे ऑन साइकिल एक आंदोलन बन चुका है। जहां दिल्ली में हमारे पत्रकार साथी भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए समग्र देश में संडे ऑन साइकिल एक आंदोलन बन चुका है। आज देश में 900 से अधिक स्थानों पर पत्रकारों के साथ संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम हुआ, जहां दिल्ली में भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे पत्रकार साथी भी इस कार्यक्रम से जुड़े। और मैं सभी पत्रकार भाइयों और बहनों को आमंत्रण देता हूं कि न केवल संडे ऑन साइकिल बल्कि प्रतिदिन 1 घंटा खुद के लिए निकालें और अपने स्वास्थ्य के लिए निकालें। आप स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ देश समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए समग्र देश में साइकिल ऑन संडे एक मूवमेंट बन चुकी है। आज देश में 900 से अधिक स्थानों पर जर्नलिस्ट के साथ संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम हुआ। दिल्ली में भी बहुत बड़ी संख्या में मेरे जर्नलिस्ट साथी साइकिलिंग के लिए जुड़े, अपने स्वयं को फिट रखने का संकल्प लिया। मैं जानता हूँ, समझता हूँ, सुबह में बालकनी में जब न्यूज़पेपर आता है या तो टेलीविजन पर कोई हेडलाइन चलती है, उसके पीछे हमारे जर्नलिस्ट का टायरलेस श्रम होता है, तब हम जाके न्यूज पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। और ऐसे जर्नलिस्ट की हेल्थ अच्छी रहे, वो फिट रहे।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।